नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 54 सत्र का तीसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। यह मेरे सोचने के तरीके के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपने मुझे जो बताया है मैं उसकी सराहना करता हूँ। अब मैं यह विचार करना चाहूँगा कि माध्यमों की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले हमारे पास इकाई की स्थिति है, जो पहली विकृति के कार्य करने से एक रुकावट या आंशिक रुकावट या एक से अधिक ऊर्जा केंद्रों में रुकावट की स्थिति तक पहुंच गया है। मैं मानूंगा कि माध्यम तभी आवश्यक है जब कम से कम किसी एक ऊर्जा केंद्र में आंशिक रुकावट होती है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों डॉन का सवाल है कि अब मैं ना सोचना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर जो आपने मेरे को बताई है, कि मैं अभी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ कि पहली विकृति यानी कि फ्री विल के कारण उसने अपने जो चक्र हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें लगा रखी होंगी। हो सकता है किसी एक चक्र में लगा रखी हो सकता है किसी चक्र में कम लगा रखी हो सकता है एक या एक से ज़्यादा चक्रों के अंदर उसने रुकावटें लगा रखी हों, ताकि वो जब यहाँ पर पैदा हो और उसके माध्यम लगने शुरू हों तो उन माध्यमों को इस्तेमाल करते हुए यानी अनुभव लेते हुए उन चक्रों का संतुलन बनाते हुए वो चले। और यहाँ पर वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि मैं मानूंगा कि ये ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी एक चक्रा के अंदर ना मतलब स्लाइटली हल्की सी तो रुकावट होगी। क्या ये सही है? तो राइस को कहते हैं नहीं। तो डॉन कहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो रा कहते हैं यद्यपि सबसे प्रमुख प्राथमिकता प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करना या उसे खोलना है, और उस बिंदु पर यह भी प्रमुख प्राथमिकता है कि ऊर्जाओं के बीच संतुलन को शुद्ध करके बेहतर बनाया जाए, ताकि उसकी पूरी कंपनता के अस्तित्व के सारे तार एक दूसरे के साथ एक स्वर में स्पष्ट रूप से एक सुर और तालमेल में रहें। खुद को इस संतुलन में लाना, एक सुर में लाना और तालमेल में लाना उस इकाई के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ज़्यादा विकसित या माहिर है। प्रत्येक ऊर्जा को उस सुंदरता के बिना भी सक्रिय किया जा सकता है जो कि उसकी निजी ऊर्जाओं के अनुशासन और प्रशंसा के द्वारा संभव होता है, या जिसे आप गहराई से अपने व्यक्तित्व को समझना या आत्मा की पहचान करना कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब दिया है। रा ने कहा है कि देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, सबसे पहली प्राइमरी चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि जो चक्रास होते हैं ना हमारे जितने भी, उनके अंदर ऊर्जा तो होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन अभी तक उसके अनुभव शुरू नहीं हुए हैं। जब वो पैदा होता है, पैदा होते ही उसके अनुभव होने शुरू होते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि उन चक्रों को एक्टिवेट करना जो कि अनुभवों से एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, सभी के होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी का कोई चक्र एक्टिवेट होता है, किसी का कोई होता है। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं फिर आगे आगे दूसरी जो प्राइमल जो एक एक्टिविटी करनी होती है कि इनके बीच में ना एक बहुत ही प्योर एक बैलेंस लाना होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं ना शुद्ध संतुलन, कह रहे उसको जितना हो सके ना उतना अच्छे से अच्छा बनाया जाए कि ये ऐसा हो जाए जैसे म्यूज़िक चलता है ना, बिल्कुल म्यूज़िक की तरह इसके आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा संतुलन बने सभी चक्रों का, कि उस व्यक्ति के अंदर एकदम ऐसा हो कि एकदम मधुरता सी हो उसके चक्रों के अंदर, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक ऊर्जा जिस तरीके से चलनी चाहिए ना बिल्कुल वैसे ही चले। फिर उसमें आगे वो ये कहते हैं कि खुद को संतुलन में भी लाना, एक सुर में लाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, हालांकि ये एक बहुत ही हाईली एडवांस्ड मेडिटेटर का काम है।
जो मेडिटेशन कर करके अपने आप को उस लेवल पे ला चुका है और इसको करते करते इसका एक माहिर बन चुका है। अब इसके विपरीत वो ये कह रहे हैं कि देखो, अब हर ये जो चक्र है ना आपका, उसकी सुंदरता को बिना सक्रिय किए भी किया जा सकता है। कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्टिवेट करो, कि आप अपने अनुभव बस लेते चले जाओ, जैसे जैसे झुकाव बनता जाए वैसे वैसे करते जाओ। और इनको एक्टिवेट करने का जो तरीका है ना, वो ये है कि आप अनुशासन और प्रशंसा के द्वारा ही संभव हो सकता है ये, कि आपके अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, पहली बात। दूसरा प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा और खुद की प्रशंसा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप का व्यक्तित्व समझ लेना कि यार मैं कैसा हूँ। अपने ऊपर जितना ज़्यादा काम करते जाओगे ना, उतना बेहतर। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो जो कर रहा है वो उसकी इच्छा है, ठीक है। हो सकता है वो अनजान हो सकता है उसको ये पता ही ना हो कि रचयिता ने कुछ तरीके बनाए हुए हैं, उन तरीकों के हिसाब से चलना होता है। क्योंकि रचयिता भी उन्हीं तरीकों के हिसाब से अपने आप को जानते हुए चल रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड की जानकारी वो ऐसी ले रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, एक तो अपने आप को ही समझते चले जाओ, रचयिता भी तो अपने आप को ही समझ रहे हैं। और अपनी आत्मा की पहचान करना कि भाई ये जो मेरी आत्मा है इसको क्या चाहिए, इसको भी तो प्रोग्रेस चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए होता है? आत्मा किसी के अंदर, हम लोगों के अंदर ना दोस्तों ट्रैप होती है। वो ट्रैप इसलिए होती है, हम लोगों को कभी कभी अजीब सी एक मतलब खिंचाव सा महसूस होता है, एक चिड़न सी महसूस होती है, अजीब सा होने लग जाता है ना कभी कभी ज़िंदगी के अंदर। उसका कारण ये है कि वो जो आत्मा है ना, वो तो खुलकर अनुभव लेना चाहती है, लेकिन हमने अपने ऊपर लिमिट इतनी लगा रखी होती है, कहीं बाहर की लिमिट, कहीं इसकी लिमिट, कहीं उसकी लिमिट, अलग अलग तरीके की लिमिट्स हैं। और ये सारी वो लिमिट्स हैं जो हमने अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए खुद ही लगाई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें बोला हो कि भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा या कुछ नहीं। जो जो मिलता गया, जैसा जैसा सीखते गए, उसके हिसाब से हम लिमिट लगाते चले गए। लिमिट को रा ने इस किताब के अंदर बोला है, देखो तोड़ना होता है, लेकिन उसके अंदर भी ध्यान रखना होता है कि आप दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर ही काम कर सकते हो, दूसरे के ऊपर नहीं। उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है, उसको खुद करने दो। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि अपने आप को समझना और अपनी आत्मा की पहचान कर लेना कि उसको क्या चाहिए। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूँ जो मैंने अभी सोचा है। एक 7 सुर के वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उसके प्रत्येक तार को पूरे झुकाव के साथ नीचे करके यदि छोड़ा जाए, यानी कि उसके हर तार को छेड़ा जाए, तो इससे एक सुर मिलता है। या एक बार ये तार अपने पूरे झुकाव के द्वारा पूरी तरह से नीचे की ओर झुक जाता है तो एक सुर बनता है। इस तरीके से सुर बनाने की बजाय यदि हम व्यक्तिगत रचनात्मक व्यक्तित्व को लें और सभी तारों को एक एक करके उचित मात्रा में उचित क्रम में छेड़ा जाए, तो इससे संगीत बनेगा। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह सही है। संतुलित व्यक्ति में ऊर्जाएं उसी स्थिति में रहकर रचयिता के हाथ की प्रतीक्षा करती हैं, ताकि रचयिता इसके तार को एक सामंजस्य में या सुर में छेड़ें। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा, डॉन ने कहा कि देखो, अगर मैं किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए गिटार हो गया, सितार हो गया, तो उसकी तार को जो है ना नीचे खींचा जाता है। खींच के जब आप छोड़ोगे ना उसको, तब वो कांपना शुरू करेगी। उसकी कंपन से एक साउंड निकलता है, ठीक है। अब उसके अंदर अलग अलग नोट्स भी हो सकते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। अब आप जिस नोट को दबाकर और जितनी तेज उस तार को खींचोगे, उसी हिसाब से उसका साउंड बनेगा, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि या तो देखो, एक नोट को प्ले किया जा सकता है, या ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं उनको साथ में मिलाकर प्ले किया जाए तो उससे संगीत बनेगा। और इसी तरीके से हर व्यक्ति को अपने ऊपर इस तरीके से काम करना है और इतना क्रिएटिवली, उन्होंने कहा व्यक्तिगत रचनात्मक, यानी क्रिएटिवली अपने राइट क्रिएटिव ब्रेन का इससे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना है कि उसके जो सारे तार हैं ना, वो उतनी उचित मात्रा के अंदर ही बजें। यानी कि अगर आपको सा के बाद गा बजाना है तो सा के बाद गा ही बजे। अगर आपको माँ के बाद रे बजाना है तो फिर माँ के बाद रे ही बजे। ऐसा नहीं माँ के बाद सीधा गा बज रहा है, तो उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पर उन्होंने, डॉन ने बोला कि ऐसे व्यक्ति को ना वो संतुलित कहा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जब ये चक्रों का बैलेंस आएगा, ये म्यूज़िक की तरह काम करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राइस का जवाब देते हैं, कहते हैं एक संतुलित व्यक्ति जो होगा ना, उसकी ऊर्जाएं कुछ इस तरीके की होंगी, उसने अपने चक्रों का संतुलन कुछ इस तरीके से बना लिया होगा कि एक तो अपने आप में मधुरता आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे ये करता जाएगा ना, आपको याद होगा रा ने बोला था कि जब उसका रचयिता के साथ अपना संपर्क बनता है तो उसका ये जो सर होता है ना, सर के ऊपर से उसकी बीमिंग होनी शुरू हो जाती है।
और जब वो बीमिंग होनी शुरू होती है ना, तो इसका मतलब अब उसका रचयिता के साथ कनेक्शन बन गया है। तो इसका मतलब उसके चक्र जो है संतुलन में आ रहे हैं। तो जब वो संतुलन में आ रहे होते हैं तो रचयिता ही उन तारों के साथ मतलब खेल रहे होते हैं कि अच्छा अब इसको यहाँ से यहाँ इतना लाना है, इसको ऊर्जा को अब यहाँ से यहाँ इतना लाना है, यहाँ से यहाँ इतना लाना है। तो उस व्यक्ति के अंदर खुद ब खुद कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को रचयिता के साथ अटैच कर लिया है। और जब वो अटैच कर लिया है तो अब वो रचयिता का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब रचयिता ही हैं जो उसके अंदर वो पूरी मधुरता लेके आएंगे। लेकिन पहले अपने आप को ट्यून करना ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उसके अंदर वो ऐसा क्या कहते हैं डिसिप्लिन और वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूस मेडिटेशन भी करे वो। जब वो मधुरता होगी तो ऑटोमेटिकली रचयिता को एक बढ़िया सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी में मैजिकल चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। तब मैं इकाइयों पर लगने वाले माध्यम के विकास क्रम का पता लगाना चाहता हूँ, और यह कैसे उपयोग में आता है, और यह कैसे पूरी तरह से इस ट्यूनिंग को बनाता है। मुझे लगता है कि उपलोगोस यानी कि हमारा सूरज, जिसने लोगोस जिसका वो एक हिस्सा है, उसकी बुद्धिमानिता का इस्तेमाल करके सृष्टि के हमारे छोटे से हिस्से को रूप दिया है। वो मूल या बेसिक माध्यम प्रदान करता है जो कि मन शरीर परिसरों और मन शरीर आत्मा परिसरों पर तब तक कार्य करेगा जब तक वे विकास की उन अवस्थाओं में ना पहुंच जाएं जिसमें वे अपने खुद के माध्यम को प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। क्या यह सही है? तो दोस्तों यहाँ पर डॉन ने जो सवाल किया, उन्होंने कहा कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ हमारी ज़िंदगियों में ये जो माध्यम लगते हैं, दुख तकलीफ़ें खुशियाँ, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के अनुभव जो चल रहे होते हैं, उसके अंदर अचानक से हम सोच कुछ और रहे होते हैं, घट कुछ और जाता है और इस तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब ये माध्यम लगने होते हैं तो ये किस तरीके से हमारे अंदर ये ट्यूनिंग को बनाने में मदद करते हैं। और डॉन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे सूरज है, जो कि हमारे लोगोस का हिस्सा है, क्योंकि लोगोस ने अपने अंदर से सूरज निकाला, फिर अपने अंदर से ही ग्रह लगाए निकाल के, ठीक है। तो वो कह रहे कि इसके अंदर ये जो हमारा सूरज है ना, इसी ने मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबको अलग अलग जो हमारे जो हिस्से बने हुए हैं ना, जैसे हम इंसान हैं, हमारी जो प्रकृति है, कह रहे हमारे रूप को भी देने के लिए काफ़ी हद तक सूरज का भी काफ़ी योगदान है। और वो मूल जो बेसिक माध्यम होंगे ना, जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो प्रदान करता है, जो कि हमारे शरीर मन और आत्मा इसके लिए पूरे के लिए जिम्मेदार है, इसकी मतलब प्रोग्रेस के लिए। और ये तब तक होता है, मतलब तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो व्यक्ति उस लेवल तक ना पहुंच जाए कि जब तक उसके माध्यम उसकी ज़िंदगी के अंदर लगने ना शुरू हो जाए। क्या यह सही है? तो राह कहते हैं यह आंशिक रूप से सही है। उपलोगोज यानी कि हमारा सूरज नीचे के ऊर्जा स्तरों पर माध्यम लगाता है। पहली तिकड़ी यानी कि लाल नारंगी और पीली किरण, जिसका संबंध भौतिक शरीर के जीवित रहने या अस्तित्व से होता है। ऊपर के ऊर्जा केंद्रों में माध्यम खुद इकाई के झुकाव के कारण लगता है, जो उसने सारे अनियमित और निर्देशित अनुभव के जवाब में लगाए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने कहा, देखो ये आंशिक रूप से बिल्कुल सही है कि ये जो सूरज है ना, ये तुम्हारे नीचे के जो चक्र होता है ना, उसके लिए जिम्मेदारी है इसकी। और दोस्तों है भी वो इसलिए क्योंकि अगर सूरज की रोशनी ना हो तो खाना नहीं उग पाएगा, और खाना तो बेसिक चीज़ है ना, वो तो चाहिए चाहिए ना प्रत्येक इंसान को जीवित रहने के लिए। जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो कोई खाना कैसे उगेगा। तो वो कह रहे कि उसके बाद जब वो खाना वाना खाएगा, जब खाना खा लेता है, पेट भर गया, सारी खाना खाने की इच्छा पूरी हो गई, अब फिर कोई और इच्छा होगी। तो ये सारी चीज़ है ना, केवल उस एक सूरज की वजह से, वो जो खाना प्रदान करता है ना, उसके कारण एक्टिवेशन वहाँ से शुरू होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब ये तीसरे चक्र के बाद जो हार्ट चक्र है, जो दिल का चक्र है, और उसके ऊपर के जितने भी चक्र हैं, वो उस व्यक्ति की खुद के झुकाव के कारण होता है। क्योंकि जैसे जैसे उसको अनुभव होते जाएंगे, कुछ तो ऐसे होंगे कि भाई कोई उसे डायरेक्ट कर रहा होगा तो उसके हिसाब से वो अनुभव लेता जा रहा है, कि कोई कह रहा है ऐसा कर तो वो ऐसा कर रहा है, कोई कह रहा है वैसा कर तो वैसा कर रहा है। कुछ ऐसा होता है कि उसे पता ही नहीं है लेकिन चीज़ें हुए चली जा रही हैं उसके साथ। अनियमित भी तो होती है ना कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि हम जो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी सोच रहे होते हैं एग्जैक्टली ही होती चली जाएंगी। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी के साथ चीज़ें एग्जैक्टली ही वैसी होती चली जाए। जनरली ये होता है कि हम ज़िंदगी जीते चले जाते हैं और ज़िंदगी का अनुभव लेते चले जाते हैं, बस यही होता है हमारे साथ। और जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनके हिसाब से हम अपने आप को ढालते रहते हैं। यही होता है मैक्सिमम लोगों का अनुभव लेने का तरीका। फिर इसके बाद रहा कहते हैं, इस प्रकार
कम विकसित इकाई इन माध्यमों को सिर्फ भौतिक शरीर के जीवित रहने या अस्तित्व के रूप में देखेगा, जिसमें उसकी पसंद या प्राथमिकता शामिल होगी। अधिक जागरूक इकाई, जिसे माध्यम की प्रक्रिया का ज्ञान है, वह उपलोगोस यानी कि सूरज के द्वारा लगाए गए माध्यम को ऐसे माध्यम में बदलना शुरू करेगा जो उच्च स्तर ऊर्जा बिंदु स्तर पर कार्य कर सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों जगह के लिए बता दिया रा ने कहा जो इंसान जिसका इवोल्यूशन कम लेवल पे होगा ना, जो मतलब उतना इवॉल्व नहीं हो पाया है, कह रहे वो तो हमेशा अपने जीवन रहने के लिए ही, मतलब जीवित रहने के लिए ही सोचता, आजीविका ही सोचता रहेगा अपने जीवन की, कि आज पैसा कमा लिया भाई, कुछ खा लिया, आज पैसा कमा लिया, इन्हीं बेसिक चीज़ों में फंसा रहेगा वो। बेसिक मतलब यहाँ से दोस्तों से मिल लिए भाई, रिश्तेदारों से मिल लिए, ये हो गया वो हो गया, बस जो चीज़ें उसकी चलती आ रही हैं ना, बस वो उसी के अंदर रहेगा जो कम विकसित होगा, और इसके अंदर उसकी पसंद और यही सारी चीज़ें शामिल है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर होती होती है। दोस्त भी होंगे, परिवार के लोग भी होंगे, जहाँ वो नौकरी करेगा नौकरी के भी होंगे, जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा होगा बिज़नेस में उसके दोस्त होंगे, हर जगह पे इसी तरीके की चीज़ें चल रही होंगी। इधर उधर घूमने चला गया तो नए दोस्त बन गए, ये हो गया वो हो गया, बस ऐसे ही चलता है सबका। लेकिन उन्होंने कहा है इसके विपरीत, जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा ना कि ये माध्यम मेरी ज़िंदगी में काम कैसे कर रहे हैं, मतलब जिसको पता चल जाए कि ओहो ये चीज़ मुझे क्या सिखाने के लिए है ये वाला माध्यम, तो जब वो अपने ऊपर काम करना शुरू करेगा और अपने आप के ऊपर फोकस जाना शुरू होगा ना उसका, तो वो सूरज के जो लगाए हुए माध्यम है ना, यानी ये बेसिक, फिर इन बेसिक से आगे बढ़ जाएगा वो ऊपर के जो जितने भी अपना हार्ट चक्रा, ब्लू चक्रा, इंडिगो, वायलेट, इनके ऊपर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि वो मेडिटेट करेगा, खुद सीखेगा, दूसरों को सिखाएगा, और जितनी भी जानकारियां हैं जो उसके पास हैं वो दूसरों से शेयर करेगा। तो इस तरीके से करते 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 वो ज़्यादा तेज़ी से आगे निकलेगा, ठीक है ना। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो थोड़े से ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं, इस प्रकार उपलोगोस केवल माध्यम का एक बेसिक ढांचा या कंकाल दे सकता है। मांसपेशी और मांस, जिसका संबंध ज्ञान, प्रेम, करुणा और सेवा को जीवित रखने से है, उसे इकाई के द्वारा बेसिक माध्यम पर कार्य करके लाया जाता है, जिससे और जटिल माध्यम बनाए जा सकते हैं, जो बदले में ऊपर के ऊर्जा के चक्रों के भीतर विकृतियों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी उन्होंने बोल ही दिया कि देखो ये जो तुम्हारा सूरज है ना, वो तो भाई बेसिक ही चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है तुम्हें, यानी खाना पीना और ये सारी चीज़ें ही दे सकता है, और जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है उसी का ही ध्यान रख सकता है, क्योंकि ये तो बेसिक ही चीज़ें हैं ना भाई, बारिश भी ज़रूरी है, धूप भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है ना। कह रहे तो बेसिक चीज़ों के लिए तो वो तुम्हारी मदद कर देगा वो, लेकिन इसके ऊपर जो मांसपेशी और मांस है, मतलब जो जैसे शरीर का कंकाल होता है उसके ऊपर जो हमारी स्किन होती है, कह रहे उन सब चीज़ों की जो ज़रूरत है वो तो तुम्हें जब यही इन्हीं चीज़ों से पता चलेगा, जब तुम्हारे अंदर प्रेम, दूसरों के लिए करुणा यानी उनके लिए सहानुभूति और उनकी सेवा को जीवित रखने से है, ठीक है ना। जब तुम दूसरों की सेवा के झुकाव में जाओगे, कह रहे तो ये जो चीज़ें ये तो तुम्हें खुद डेवलप करनी पड़ेंगी, बेसिक तो वो प्रोवाइड कर देंगे सूरज, ठीक है ना। और जब ये बेसिक तुम्हें मिल जाते हैं तो इनका इस्तेमाल करके जब तुम अपने मतलब ये मांसपेशी और मांस की जो बात की है यहाँ पे इन्होंने, प्रेम, करुणा और सेवा, इनकी जो बात की है ना, तो ये कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करके फिर और बड़े बड़े माध्यम लगाए जा सकते हैं तुम्हारे जीवन में, ठीक है ना। कि तुम अपने दिल का चक्र खोल रहे हो, ब्लू चक्र खोल रहे हो, मतलब अपने मुंह से वाणी देकर दूसरों को वो बातें बता भी रहे हो जो रचयिता की हैं, और तुम सीख रहे हो सारी चीज़ें, तुम अपने आप को भी जान रहे हो, रचयिता को भी जान रहे हो और दूसरों को भी बता रहे हो। तो जब ऐसे करने लग जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जो है ना लेवल बढ़ता जाएगा और तुम्हारे माध्यम भी बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि माध्यम तुम्हारे वो ही रह जाएंगे, बेसिक खाना जो तुम्हें चाहिए होगा ना वो केवल बेसिक ही होगा। और दोस्तों होता भी है, जब आप मेडिटेट करने लग जाओगे, आप कई लोगों से पूछोगे उन्हें भूख लगनी बंद हो जाती है, मतलब उन्हें कम भूख लगती है। एक आम व्यक्ति के मतलब बनस्पत अगर आप देखोगे ना, एक आम व्यक्ति जितना खाता है ना उससे कम ही खाते हैं वो, बहुत कम खाना, क्योंकि उन्हें पता है कि यही खाना मेरा डाइजेस्ट करना इतना टाइम लग जाएगा मुझे, तो फिर मैं ये और खाना खा के करूँगा क्या। तो दिन में एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, ऐसे ही चलता रहता है उनका। इसलिए उनका फूड कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि वो अब आगे के लेवल पे निकल गए हैं और इसी हवा से, स्पेस टाइम से ऊर्जा को खींचने लग जाते हैं। और ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। खैर फिर आगे कहते हैं, इकाई जितना अधिक विकसित होता है उतना ही अधिक कमज़ोर संबंध उपलोगोस और लगने वाले माध्यम के बीच होता है, जब तक कि अंतिम रूप से सारे माध्यम खुद के द्वारा खुद के लिए चुने जाते हैं, पैदा किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो बात हमने अभी कही ना, वही चीज़ बात यहाँ पे राने कह दी है।
कह रहे देखो जैसे जैसे तुम लोग विकसित होते जाओगे ना, ठीक है, तो ये जो सूरज के द्वारा दी गई चीज़ें हैं ना तुम्हारी, यानी खाना पीना और ये सारी चीज़ें, कह रहे वो उसका संबंध कमज़ोर होता चला जाएगा, यानी कि उनकी ज़रूरतें कम होती चली जाएंगी तुम्हें। और अपने आप ही तुम एंड तक पहुँचते पहुँचते ना अपने आप अपने माध्यम खुद ही लगाते चले जाओगे, और खुद के लिए खुद के द्वारा खुद ही चुनोगे सारी की सारी चीज़ें। क्योंकि आपको पता चल गया है ना कि यार जब सारी चीज़ें मेरी हवा में मौजूद हैं, रचयिता ने बना के दी हुई है, अनंत ऊर्जा है इसके अंदर, ठीक है, अगर मैं सीख जाऊँ इन कण कणों से चीज़ों को जोड़कर कैसे बनाया जाता है, मैं उस क्रिएटिव लेवल पे पहुंच जाऊँ कि भाई मैं मिट्टी को उठाऊं तो मिट्टी को बादाम में कन्वर्ट कर दूं, मैं किसी भी चीज़ को उठाऊं टच करूं उसे खाने में कन्वर्ट कर दूं, या इसी हवा में हाथ करूं, तो जैसे जीसस का एग्जांपल है, जीसस ने हाथ आगे कर दिया था हवा के अंदर, तो हवा में से मछली और ब्रेड निकल के आ गए। तो इसका मतलब आप कर तो कुछ भी सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसी स्पेस टाइम के अंदर मौजूद है, या कह लो टाइम स्पेस के अंदर मौजूद है, दोनों ही दृश्य में और अदृश्य में दोनों ही जगह मौजूद है। आपने अगर अपने ऊपर वो कंट्रोल ले आए, अगर आपने ऐसा कर लिया, और ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ कोई जीसस की बात हो रही है, हमारे जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं उनके पास थी है। आपको क्या लगता है वो केव में जाके बैठते थे, वो खाना कहाँ से खाते थे? खाना तो वो लिमिटेड ही लेके जाते थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो उस लेवल तक पहुँचते जाते थे ना, उनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो और एडवांस होते चले जाते थे, होते चले जाते थे, और एंड में जाके इसी हवा में घुल जाते थे। रेनबो बॉडी का एक्सपीरियंस किया, हो गया, निकल गए वो अपना आगे। तो इसी तरीके से होता है, कह रहे कि फिर आगे आगे जाके इनकी रावी यही कह रहे आगे आगे जाके इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। खैर, फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। इस समय इस ग्रह पर ऐसी कितनी इकाइयों ने जन्म लिया है जो उस दर्जे के हैं जो अपने सभी माध्यमों को बना रही हैं? तो रा कहते हैं, हम आपके सवाल को अनिश्चित पाते हैं, लेकिन इतना जवाब दे सकते हैं कि उन लोगों की संख्या जिन्होंने अपने बाहरी माध्यम पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया है वो काफ़ी कम है। इस स्थान समय के बंधन में कटाई योग्य अधिकांश लोगों का बाहरी मायाजाल पर आंशिक नियंत्रण है, और वो बाहरी माध्यम का इस्तेमाल अपने उस झुकाव पर करते हैं जो अभी संतुलित नहीं है। तो दोस्तों रा ने बहुत बढ़िया जवाब दिया यहाँ पे। डॉन ने पूछा, क्या आप ऐसा बता सकते हो हमें कि यहाँ पर अभी कितने लोग हैं हमारी इस धरती के ऊपर जो उस लेवल पे पहुँच चुके हैं जिन्होंने ये मतलब पूरा कंट्रोल ले लिया हो, मतलब अपने ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया, और अपना ये जो बाहर का माया जाल है ना इसके ऊपर भी उनका कंट्रोल हो, यानी कि इसी हवा के अंदर जो रोशनी के कण कण है ना उनका इस्तेमाल करना सीख गए हों? क्या ऐसे हैं कोई? तो रा ने कहा कि देखो ये अनिश्चित है, पाते हैं इस सवाल को हम, वो इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली कहना तो मुश्किल है, क्योंकि सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब किसी से हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है, किसी से हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है, कोई कर लेता है तो छोड़ देता है, कोई कर रहा है तो करता ही चला जाता है, तो ये नंबर भी चेंज होता रहेगा। कह रहे लेकिन उन्होंने कहा कि जो अपने बाहरी इस माया जाल के ऊपर पूरा प्रॉपर कंट्रोल पा चुके हैं ना, और जो महारत हासिल कर चुके हैं इसके अंदर, वो काफ़ी कम है, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कटाई योग्य बनने के लिए ना काफ़ी लोग जो तुम्हारे यहाँ पर है ना, अधिकांश लोग जो है वो जो बाहर का माया जाल है ना उसके ऊपर आंशिक नियंत्रण है उनका, मतलब थोड़ा थोड़ा नियंत्रण है। वो अभी तक बाहर के माध्यमों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बाहर में जो अनुभव उनके चल रहे हैं ना उसकी वजह से उनके झुकाव बनते जा रहे हैं, अगर बन गए तो। और क्योंकि अंत तक पहुँचते पहुँचते जैसे रा ने कहा था कि भाई कुछ भी इधर का उधर नहीं होगा, या तो सारे मतलब जिनको पॉजिटिव झुकना है वो पूरे पॉजिटिव ही हो जाएंगे, जिनको नेगेटिव होना है वो पूरे नेगेटिव ही हो जाएंगे, बीच का कुछ नहीं बचने वाला एंड तक पहुँचते पहुँचते। तो उन्होंने कहा है कि अभी ऐसे कई लोग हैं जो कि अभी पूरी तरीके से संतुलित नहीं है। और पता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, समझ में वाली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो घटनाएं बहुत घट रही हैं दुनिया के अंदर, हर जगह पे आप कहीं पर भी उठा के देख लो, हर जगह पे किसी न किसी तरह की अप्रिय घटना घट रही है, किसी न किसी के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग निकल के बाहर दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। और रा ने कहा भी था कि इस किताब के अंदर कहा है कि अंत तक पहुँचते पहुँचते मौके तो सबको मिलेंगे, इस्तेमाल कौन कौन करेगा ये उसके ऊपर है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, छोड़ना मैं नहीं कर रहा, हो सकता है कि ये लोग हमें ठगें और ये करें वो करें, अरे वो क्या कर रहा है उसको छोड़ना, तुम अपना देखो ना तुम्हारा क्या झुकाव बन रहा है, तुम्हें तो अपने झुकाव के ऊपर काम करना है ना। तो इस तरीके से कई लोग दिक्कतों में हैं, कई लोग परेशानियों में हैं, कई जगहों पे कई कई चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपने लेवल से बेहतर क्या कर सकते हो उनके लिए, जो करते हो वो करके बस, और अपने दिल के अंदर एक बस एक वो होनी चाहिए, एक सांत्वना होनी चाहिए अपने आप के अंदर कि हाँ मैंने अपना इस कार्य को करके दूसरों की सेवा का झुकाव बनाया है और दूसरों के लिए सहानुभूति दिखाई है। और ये खुद के लिए होना चाहिए, इसको गाना नहीं चाहिए दुनिया के अंदर कि हाँ मैंने उसके लिए ये कर दिया, उसके लिए वो कर दिया, उसके लिए मैंने ऐसा किया, उसके लिए मैं,
अरे उसके लिए, क्योंकि आपने तो कर दिया, कल को वो व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल जब उसको मदद मिल जाए तो वो बिल्कुल ही पलट जाए। तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमारी एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से कि हम तो उसके लिए कर रहे हैं और वो बिल्कुल ही विपरीत निकल गया। वो विपरीत निकल सकता है, आपका तो झुकाव है ना। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अभी तक फ़िलहाल के लिए तो ज़्यादातर लोग ना बाहरी ये जो माया जाल है ना, इसी के ऊपर फंसे हुए हैं, इसी के ऊपर नियंत्रण, मतलब नियंत्रण तो खैर थोड़ा थोड़ा ही है, क्योंकि वो कितना कर पाते हैं अपने लेवल से, कितना नहीं कर पाते, ये तो उन्हीं के ऊपर ही है। तो फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, खुद की सेवा वाले झुकाव के मामले में किस तरह के माध्यम वो इकाइयाँ लगाते हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं जब वो उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां वो खुद अपने माध्यम की योजना बना सकते हैं। तो उन्होंने ये भी पूछ लिया कि चलो ये तो हो गया दूसरों की सेवा वालों का, अब आप ज़रा हमें उनका बताना जो खुद की सेवा के रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो अपने माध्यम और अपनी ये जो प्लानिंग है वो किस तरीके से करते हैं कि वो उस लेवल तक पहुंच जाए, मतलब कटाई योग्य हो जाए। तो रा कहते हैं, नेगेटिव झुकाव वाली इकाई इस तरह से योजना बनाएंगे जिसमें वो उन सभी चीज़ों और सचेत इकाइयों से अधिक विभाजन और उन पर नियंत्रण कर सके जिन्हें वो खुद का हिस्सा ना समझकर अलग समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने बोल ही दिया है कि जो नेगेटिव वाले होंगे ना, वो इस तरीके की प्लानिंग करेंगे, इस तरीके की चीज़ें करेंगे कि जितने भी जो सचेत भी है ना, सचेत यानी जो कॉन्शियस हैं, जो जानबूझ के मतलब अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं ना, उनके बीच में भी विभाजन पैदा करेंगे। उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि विभाजन से ही शुरुआत है उनकी। अगर वो विभाजन नहीं करेंगे और उन पर नियंत्रण नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि हमें अपनी ग्रेड बनानी है ना, हमें पूरा ही पूरा क्रूर होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई ये मेरा अपना वो मेरा पराया, ना, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। उनके लिए सीधी सी चीज़ होती है कि मुझे अपना अपना सोचना है, बस अपना सोचना है और अपने अपनी चीज़ों के हिसाब से मुझे अपनी ग्रेड बनानी है। और वो जानबूझ के करते हैं क्योंकि उनको ये गेम पता है, उन्हें खेल पता है कि रचयिता के बनाए हुए तरीके ये हैं। अब हमने ये वाला रास्ता चुन लिया है, तो इस रास्ते पर अगर हमें चलना है तो हमें दूसरों के अंदर विभाजन पैदा करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से। और वो विभाजन पैदा करने के लिए पहले से ही इतने विभाजन हैं, तो उन विभाजनों को बस हल्की सी आँच देनी है। वो आँच देंगे वो फिर और विभाजन हो जाएगा, फिर आँच देंगे फिर और विभाजन हो जाएगा। और जब विभाजन होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है, तो फिर उसको नियंत्रण करो। जब नियंत्रण करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हो गया ना, खुद की सेवा का रास्ता तुम्हारे लिए आसान, ठीक है ना। तो एक तरीके से तुमने उनको गुलाम कर लिया। तो यही उनका शुरुआती दौर से, जैसे रा ने बताया, वही उनका तरीका है। और वो हमेशा इन लोगों को अपने से अलग ही समझ कर चलते हैं क्योंकि वो खुद को दूसरों से बेहतर और टॉप पे समझते हैं, और ये उनकी ईगो को और बूस्ट देता है। तो खैर डॉन फिर आगे कहते हैं, मेरा मतलब था कि मैं समझ गया हूँ कि एक पॉजिटिव झुकाव वाली इकाई माध्यम को इस तरह से प्रोग्राम करेंगे जिससे कि इसका परिणाम शारीरिक दर्द होगा। यदि वो, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि एक इकाई कुछ ऐसा प्रोग्राम कर सकती है जिसमें उसे शारीरिक दर्द का अनुभव होगा यदि वह उस रास्ते पर ना चले जिसे उसने चुना है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं, कृपया अपने सवाल को दोबारा पूछें। तो यहाँ पर डॉन का सवाल ये था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना चुना हुआ रास्ता, मतलब जो अपने माध्यम और अपनी सारी चीज़ें लगा के आया हुआ है, और वो पहले से ही डिसाइड करके आया हुआ है कि मुझे दूसरों की सेवा का चुनना है या खुद की सेवा का चुनना है, तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको शारीरिक पीड़ा यानी कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स होनी शुरू होंगी, और उसके कारण हो सकता है कि वो फिर अपना झुकाव बनाना शुरू करे, क्योंकि जिस दिशा में उसको जाना था उस दिशा में तो वो गया नहीं, उल्टा ही निकल गया, विपरीत। तो उसको कहीं इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी, कहीं उसको झटके लगेंगे, कहीं उसको दर्द होगा। ये सारी चीज़ें जब हो रही होंगी ना उसके साथ, तब ही शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने रास्ते पर जो उसने चुना हुआ था उस पर घूमकर वापस आए। तो रा कहते हैं, एक बार अपना सवाल ना दोबारा पूछो ज़रा। तो डॉन कहते हैं, एक पॉजिटिव झुकाव वाला इकाई एक जन्म में सोच और गतिविधियों के एक निश्चित संकरे रास्ते को चुन सकता है और ऐसी परिस्थिति को प्रोग्राम कर सकता है जिससे यदि वो उस रास्ते पर ना चले जिसे उसने चुना है तो इससे उसे शारीरिक दर्द हो सकता है। क्या यह सही है? तो दोस्तों देखो, वही चीज़ डॉन ने दोबारा पूछ ली कि एक पॉजिटिव व्यक्ति अगर यहाँ पर जन्म लेता है तो उसने अपनी सोच और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसने इतनी पतली बनाई होंगी, इतने हिसाब से बनाई होंगी, क्योंकि वो दूसरों के रास्ते पे है, और दूसरों का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है जितना खुद की सेवा का रास्ता है। तो वो कह रहे हैं कि उसने इस तरीके से प्रोग्रामिंग की होगी शायद अपनी ज़िंदगी की,
कि वो जैसे ही इससे हटे तो उसके शरीर में कोई दर्द हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, है ना। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि उसका झुकाव दोबारा सही हो। तो राह कहते हैं हाँ, यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऐसा हो भी जाता है, जब लोगों को ज़िंदगी में झटके और दुख और दर्द और तकलीफ़ें होती हैं ना, तभी भगवान को ढूंढते हैं, वरना कोई नहीं ढूंढता। वरना सब अपने आराम आराम से ज़िंदगी चल रही होती है कि बस पूजा की और अपना आगे निकल गए। हालांकि राह ने बोला है कि वो भी ठीक ही है, लेकिन तुम्हें कंटिन्यूसली अपना रास्ता ढूंढना है कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरा झुकाव है, और उसके ऊपर झुकाव बनाते ही चले जाना है। और जितना ज़्यादा बनाते चले जाओगे ना, इसी से ही तुम्हारी कटाई अगली घनत्वता में होगी। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या एक नेगेटिव झुकाव वाली इकाई ऐसा कुछ करेगा? क्या आप मुझे एक उदाहरण उनका भी दे सकते हैं? तो यहाँ पे डॉन ने पूछ लिया कि नेगेटिव वालों के साथ भी क्या कुछ ऐसा ही होता है। तो राइस का जवाब देते हैं, एक नेगेटिव झुकाव वाला व्यक्तिगत इकाई आमतौर पर धन के लिए, आसान जीवन के लिए और अधिकतम ताकत पाने के अवसरों के लिए प्रोग्राम करेगा। इस प्रकार कई नेगेटिव इकाइयों में एक शारीरिक विकृति होती है जिसे आप खराब स्वास्थ्य कहते हैं। हालांकि एक नेगेटिव झुकाव वाला इकाई क्रोध, घृणा और हताशा जैसे तथाकथित नेगेटिव भावनात्मक विचार प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक दर्दनाक स्थिति चुन सकते हैं। ऐसी इकाई अपने पूरे जीवन के अनुभव को घृणा या क्रोध के बिना धार वाले ब्लंट किनारे को तेज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनका झुकाव और अधिक नेगेटिव या विभाजित ध्रुव का हो सके। तो दोस्तों नेगेटिव वालों का भी उन्होंने बता ही दिया है। उन्होंने कहा है कि देखो, जो नेगेटिव वाला होगा ना, वो ज़्यादातर पैसे के पीछे भागेगा। जितना हो सके उसके पास पैसा हो, जितना हो सके वो बस उस पैसे के लिए पागल मिलेगा आपको, और जितना हो सके उसका जीवन आसान हो, उसके पास अच्छी अच्छी लग्जरी चीज़ें हों, जितना हो सके वो लग्जरी के पीछे भागेगा हमेशा, नेगेटिव झुकाव वाला व्यक्ति। और हमेशा कोशिश करेगा ताकत पाने के लिए अपने आप को। उसने प्रोग्रामिंग इस तरीके से की होती है कि उसको उसी तरीके के अवसर भी मिलते जाएंगे कि वो जितना हो सके पावर में आए, जितना हो सके ऊपर आए, पावर में आए, खूब धन, खूब आसान जीवन, खूब ताकत हो उसके पास, क्योंकि जो टॉप में बैठा है उसके पास तो ताकत है ही, उसे तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है उसके पास, सारी चीज़ें तो उसके पास अवेलेबल हैं। फिर भी हम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों से अपना दिल लगा बैठते हैं। उसके कारण होता क्या है, हमें पड़ जाते हैं झटके, जबकि हमारा रास्ता तो कुछ और है या हमारे माध्यम कुछ और हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का माध्यम अलग अलग होता है। और यहाँ पर वो कह भी रहे हैं कि इस तरीके के नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो उनके जो स्वास्थ्य होता है ना, वो भी ख़राब हो जाता है। और आपने कई जगहों पर ऐसा नोटिस भी किया होगा कि पैसा वैसा सब कुछ आ गया लोगों के पास, लेकिन अंत में जाके उनकी तबीयतें ख़राब होनी शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बिल्स दे रहे हैं, इतनी सबसे ज़्यादा उन्हीं की तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि कंटिन्यूअसली उनके अंदर जिस तरीके के थॉट्स और वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एक्टिविटीज़ चल रही होती है ना उनके अंदर, और उनका इस्तेमाल करके वो बाहर कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट जाके उनके शरीर के ऊपर पड़ता है, जिसे राह ने यहाँ पे कहा है ख़राब स्वास्थ्य। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, दुनिया भर की और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, इसके बारे में राह ने पहले भी बोला था। लेकिन इसमें भी उन्होंने ये कहा है, हालांकि जो एक नेगेटिव वाला होगा ना, वो अपने अंदर हमेशा उसके अंदर गुस्सा, दूसरों की तरफ घृणा, मतलब उसके अंदर जलन होगी कि ये व्यक्ति आगे कैसे निकल रहा है, मुझे आगे निकलना है इससे। ये अपने आप को क्या समझता है, मुझे इससे ज़्यादा पता है, मैं ये जानता हूँ और मैं वो जानता हूँ, मैं ऐसा। वो दूसरों को टारगेट करने में लगा रहेगा, खुद के ऊपर काम नहीं करेगा वो हमेशा, क्योंकि उसका रास्ता ही विभाजन का है, वो बिना विभाजन के कर ही नहीं सकता। उसका रास्ता ही वो है दूसरों को दबा के आगे निकलना, ठीक है ना। और उसके अंदर इस तरीके के ही नेगेटिव विचार जो होते हैं ना, इसी के अंदर सुधार लाने के लिए ये भी हो सकता है कोई एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति चुन ले अपने लिए, यानी कि उसके पर्सनल लाइफ के अंदर कोई ऐसी दर्दनाक चीज़ हो जाए कि वो जितना नेगेटिव था ना, उससे और ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। होता है दोस्तों, कई केसेस में ऐसा होता है, एक व्यक्ति होता तो नेगेटिव है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो अपने सामने वाले के लिए जो कर रहा हूँ अपने दिल से कर रहा हूँ, वो होता नेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर अपना भी फ़ायदा होता ही उसका। हम जनरली ये सोचते हैं कि हम सामने वाले के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर हमें ये सोचना पड़ता है, बार बार रुक कर देखना पड़ता है कि मैं सच में इसके बारे में सोच रहा हूँ या अपने बारे में भी सोच रहा हूँ। आप अपने बारे में 49% सोच सकते हो, लेकिन 51% उसका है, आधा ही करना है उसके लिए, ज़्यादा नहीं करना है। तो इस चक्कर में होता क्या है, अगर वो व्यक्ति भी दूसरों के लिए ज़्यादा कर जाएगा ना, तो एकदम से उसका माध्यम लग जाएगा, उसे धोखा मिल जाएगा सामने से, और जैसे ही उसे धोखा मिलेगा फिर वो और नेगेटिव हो जाएगा, ना कि ठीक होगा। जैसा उसके साथ हुआ है फिर वो दूसरों के साथ करने लग जाएगा।
उसके अंदर घृणा, क्रोध, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे उन्होंने कहा ना यहाँ पे, इसमें बिल्कुल चाकू की धार की तरह हो जाएगा। फिर वो इतना क्रोधित और इतना घृणा वाला हो जाएगा, दूसरों से जलन, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना, दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश में ही निकल जाएगा वो। और इससे उसका नेगेटिव झुकाव, ये जो है ना ध्रुवता, उसकी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये इसी तरीके से ही काम करता है, क्योंकि उसने माध्यम ही ऐसा लगाया है। धोखा, दर्द, अपनों से ही धोखा मिल जाना, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी उसके साथ। लेकिन जो पॉजिटिव वाला होगा ना, उसे अपनों से धोखा भी मिल जाएगा ना, तब भी भोला सही है, सीधा सीधा ही निकलता जाएगा। कह रहे नहीं यार, अब जो धोखा मिल भी जाए तो क्या करें, हमेरा तो रास्ता ही है, मुझे अच्छा लगता है दूसरों के लिए करने के लिए, इसलिए मैं करता हूँ। तो वो करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा, वो नहीं सोचेगा इन चीज़ों के बारे में। तो इस तरीके से झुकाव बनाने पड़ते हैं अपने, और हमेशा अपने ऊपर ही कार्य करना पड़ता है। तो खैर दोस्तों, यह सत्र भी अब हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसे कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।